गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम कक्षा 12 की सीरीज 11 को करेंगे। यह सीरीज वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण पर आधारित है। तो आइए इन अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। जैसा कि आपको पता है, संधि वर्णों के मेल से बनती है और समास शब्दों के मेल से बनते हैं। तो वर्णों के परस्पर मेल होने से जब परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि कहते हैं, और जब शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की क्रिया संपन्न होती है तो उसे हम समास कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की क्रिया समास कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए इसमें शब्दों का मेल क्या है। राजा का पुत्र, ये शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, 3 शब्द हैं, इनके मेल से नया शब्द बन गया राजपुत्र। तो ये राजपुत्र एक प्रकार से समस्त पद बन गया, जिसमें सारे पद मिल गए। जैसा कि आपको पता है, समास के अंदर समस्त पद का बड़ा महत्व होता है, और अक्सर परीक्षाओं में ऐसा ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित समस्त पदों में समास का चुनाव कीजिए। तो आपको इस तरह से समस्त पद दे रखा होगा, आपको उसका इस तरह से विग्रह करके समास का नाम लिखना होगा। तो यह शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की क्रिया थी जो मैंने आपको दिखाई। तीसरा प्रश्न देखिए, दो शब्दों को मिलाकर बनाए गए नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। देखिए, 2 नए शब्द कौन से हैं, 2 शब्द कौन से हैं, महान और पुरुष। इन दोनों शब्दों को हमने मिला दिया तो हमारा समस्त पद बन गया, एक शब्द बन गया महापुरुष। तो 2 शब्दों को मिलाकर बनाए गए नए शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। इसमें जो ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये आपका समस्त पद बन गया। चौथा प्रश्न देखिए, समस्त पद का पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है, जैसे महान। देखिए, प्रत्येक समस्त पद में 2 शब्द होते हैं। ये महान देखिए, ये पहला शब्द है, इसे हम कहेंगे पूर्व पद। पूर्व मैंने पहला, पद मैंने शब्द। और ये देखिए पुरुष, ये है उत्तर पद। ये समस्त पद का दूसरा शब्द होता है, उत्तर मैंने बाद का और पद मैंने शब्द। पांचवा प्रश्न देखिए, समस्त पद का दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है, जैसे पुरुष। समझा चुका हूं मैं आप लोगों को। छठा प्रश्न देखिए, समस्त पद को खोल कर लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे महापुरुष, ये समस्त पद है, हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमने इसको खोल दिया, हमने इसको तोड़ दिया। महान है जो पुरुष, तो ये आपका हो गया विग्रह। तो ये आपसे परीक्षा में ऐसे ही आता है, आपसे समस्त पद दे देंगे आपको और आपको कहेंगे इसका विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो ये समस्त पद है, आपने इसका विग्रह करना है। विग्रह का मतलब है इस समस्त पद को खोल करके लिखना है, तोड़ करके लिखना है, उसे हम विग्रह कहते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर बच्चे इस प्रश्न में गलती कर जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में समास के 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और ये जो कर्मधारय और द्विगु समास होते हैं, ये तत्पुरुष समास के ही 2 भेद होते हैं। तो अक्सर बच्चे परीक्षा में गलती कर जाते हैं। जब डिजिटल प्रश्न उनसे पूछा जाता है कि समास के कितने भेद हैं, तो समास के 4 भेद होते हैं, 6 भेद नहीं होते। ये जो 2 भेद हैं, इसमें कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो वस्तुतः समास के भेद 4 ही हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के 2 भेद ये मिला करके कर्मधारय और द्विगु समास। तो इस प्रकार से 6 समास हो जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर तत्पुरुष समास के कई उपभेद भी हैं, अलूक तत्पुरुष है, मध्यम लोपी तत्पुरुष है, ठीक है, वो अक्सर परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। सीधा तत्पुरुष समास आपसे पूछा जाता है, और या फिर उसके ये भेद कर्मधारय और द्विगु समासों में से कोई प्रश्न पूछा जाता है। 9वां प्रश्न देखिए, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो तथा सारा समास अथवा समस्त पद मिलकर भी अव्यय का काम करे, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले समास की परिभाषा है। सबसे पहला समास आपको पता है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा मैंने यहाँ दी है कि जिस समास का पहला पद अव्यय, अव्यय कहते हैं अविकारी अपरिवर्तनशील शब्द को अव्यय कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद अव्यय हो, प्रधान हो
तथा सारा समस्त पद मिलकर के या सारा समास मिलकर के अव्यय का काम करे, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, जितने भी आपके समास हैं उनमें से किसी भी समास की परिभाषा आपस में नहीं मिलती है। किसी में जो है पहला पद अव्यय होता है, किसी में कारक की विभक्तियां लगती हैं, किसी के दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, किसी में उपमान उपमेय का संबंध होता है, तो किसी में दोनों पद प्रधान न होकर के या दोनों पदों में से कोई प्रधान न होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठाइए कि किसी भी समास की परिभाषा आपस में नहीं मिलती है, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। तो ये जो सबसे पहला समास है यह अव्ययी भाव समास है। अव्यय का अर्थ होता है अपरिवर्तनशील। तो इसका जो पूर्व पद होगा मैं ऊपर आपको स्पष्ट कर चुका हूं। एक समास के अंदर दो पद होते हैं, जैसे इस उदाहरण को आप देखिए, बे खटके। तो इसमें बे और खटके ये दो पद हैं, पद मैंने शब्द हैं। ये बे पूर्व पद है, खटके आपका उत्तर पद है। इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई कि जिस समस्त पद में पूर्व पद कौन सा है, इसमें बे अव्यय हो और सारा समस्त पद मिलकर के भी, सारा समस्त पद कौन सा है, बे खटके, ये दोनों पद मिलकर के या सारा समस्त पद मिलकर भी अव्यय का काम करे, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए अव्यय का अर्थ क्या है कि इसमें जो शब्द जैसा लिखा जाता है वो लिंग वचन कारक काल किसी भी हिसाब से उसमें परिवर्तन नहीं आता है। जैसे आपने हिंदी के अंदर पढ़ा होगा, दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को हम परिवर्तनशील शब्द कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, और अविकारी शब्दों को हम अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। उसमें आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये वो अविकारी शब्द होते हैं, ये वो अव्यय होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं आता। तो अव्ययी भाव समास की भी खास बात यह है कि इसका पूर्व पद अव्यय होता है और सारा समस्त पद मिलकर भी अव्यय का काम करता है। आप इस शब्द को देखेंगे तो ये एक वचन के साथ भी, बहुवचन के साथ भी, लिंग वचन कारक काल किसी के हिसाब से इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ये शब्द बेखटके है तो ये हमेशा बेखटके ही बोला जाएगा। ये ना तो बेखटका बोल सकते इस शब्द को, ना इस शब्द को बेखटकों कर सकते, ना इस शब्द को बो खटकों कर सकते। जैसे का जैसा लिखा हुआ है ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसी कारण से ये अव्यय है, अपरिवर्तनशील है। इसी प्रकार ये यथाशक्ति शब्द भी देखिए, ये भी जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा। पूर्व पद इसका अव्यय है यथा, और सारा समस्त पद मिलकर भी अव्यय का काम कर रहा है। हम इसको यथाशक्ति ही कहेंगे, यथो शक्ति नहीं कह सकते, यथाशक्तियाँ नहीं कह सकते। तो आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। अव्यय हम उन्हें कहते हैं जो अपरिवर्तनशील शब्द होता है। बस इतनी सी मोटी सी बात दिमाग में रखिए तो आपका समास ठीक हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा विग्रह करते समय कारक की विभक्तियों का प्रयोग हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि किसी भी समास की परिभाषा आपस में नहीं मिलती है, तो दूसरा समास जो आपका तत्पुरुष समास है उसकी खास बात क्या होती है, इस समास के अंदर उत्तर पद मैंने दूसरा शब्द प्रधान होता है तथा विग्रह करेंगे तो इसमें किसी न किसी कारक की विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे आपको पता है कारक की विभक्तियाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। तो इस कारक के अंदर जो है कर्ता कारक की और इसमें संबोधन कारक की विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता, बाकी इसमें सारे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो आप इस उदाहरण को देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया, तत्पुरुष समास में उत्तर पद देश निकाला। आप समस्त पद देखिए, जिस समस्त पद का उत्तर पद कौन सा है, निकाला। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का इस्तेमाल हो, तो ये देखिए से, ये कारक की विभक्ति है। देश से निकाला, जुदाई का भाव हो रहा है तो इसमें अपादान तत्पुरुष हो गया, से का है ना, तो ये से आपकी कारक की विभक्ति है। अगला देखिए, गंगा जल, गंगा का जल, ये देखिए जल इसमें जो है उत्तर पद प्रधान है और ये बताया जा रहा है कि किसका जल है, ये गंगा का है। और यहाँ पर ये देखिए ये का कारक की विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, तो ये देखिए का जो है संबंध कारक की विभक्ति है। तो ये देखिए कार यहाँ पे लग गया, तो गंगा का जल। तो समझ गए आप मेरी बात को। तत्पुरुष समास में जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और ये विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग हो, वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। 11वां प्रश्न देखिए, जिस समास का पूर्व पद
संख्यावाचक हो। देखिए अभी नया समास आ गया अगला। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। देखिए द्विगु समास की खास बात क्या होती है, इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ये देखिए समस्तपद उदाहरण देखिए, पंचवटी पूर्व पद संख्यावाचक है। पंच का मतलब पांच, एक डिजिट को शो कर रहा है। पांच वटों का समूह। चौराहा, देखिए पहला डिजिटल शो कर रहा है, डिजिट को शो कर रहा है, संख्या को शो कर रहा है। चार राहों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। तो आप समझ गए होंगे जिस समास का पूर्व पद, ये जितने भी हैं पूर्व पद हैं, पंच है, चो है, शत है, अठ है, अष्टा है, ये सारे के सारे आपके पूर्व पद हैं। और ये देखिए संख्यावाची हैं, किसी न किसी संख्या को, किसी न किसी डिजिट को शो कर रहे हैं। 12वां प्रश्न देखिए, जिस समास में उपमान उपमेय का संबंध देखने को मिलता है उसे हम जो है, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। तो देखिए कर्मधारय समास की खास बात क्या होती है कि कर्मधारय समास में उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो जैसा कि आपको पता है इस समास के अंदर दो चीज़ें हमारे को देखनी होती हैं, या तो आपके समस्त पद में उपमान उपमेय का संबंध मिलेगा और या इसमें आपको कहीं ना कहीं विशेषण विशेष्य का संबंध दिखाई देगा। तो जहाँ पर भी आपको, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया, किसी भी समास की परिभाषा आपस में नहीं मिलती है। आप किसी भी समास को करेंगे तो उसमें आपको परिभाषा किसी की भी आपस में मिलती नहीं मिलेगी। तो आप ये देखिए दोबारा से इसको करते हैं। जिस समास में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध देखने को मिलता है वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। तो ये उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य का संबंध किस में दिखाई देता है? पूर्व पद और उत्तर पद में। तो जिस समास के अंदर पूर्व पद मैंने पहला शब्द, उत्तर पद मैंने बाद का शब्द, दूसरा शब्द, समस्त पद में दो ही शब्द होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जिसके पूर्व पद और उत्तर पद में या तो उपमान उपमेय का संबंध देखने को मिलेगा या विशेषण विशेष्य का संबंध देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर आपका कर्मधारय समास है। उदाहरण से देखिए, चंद्रमुख, ये मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं। चंद्रमुख, कमल नयन, कनकनता, इन तीनों उदाहरणों में उपमान उपमेय का संबंध है। इधर मैंने 3 विशेषण विशेष्य के संबंध वाले उदाहरण लिखे हैं। नीलकमल, नीलगाय, पीतांबर। अब देखिए मैं इनको स्पष्ट करता हूं। उपमान उपमेय, उपमान होता है जिसके साथ हम तुलना करते हैं, उपमेय होता है जिसकी हम तुलना करते हैं, और जिसके साथ तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। तो देखिए हमारा उदाहरण है चंद्रमुख। तो मुख के बारे में बताया जा रहा है, इसकी तुलना की जा रही है। किसके साथ तुलना की जा रही है? चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा के साथ तुलना की जा रही है, तो आपका चंद्र हो गया इसमें उपमान और मुख हो गया इसमें उपमेय। या उपमेय को आप ऐसा भी समझ सकते हैं जिसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ चंद्रमा के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ मुख के बारे में बताया जा रहा है। और मुख के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह चंद्रमा जैसा है, वह चंद्रमा जैसा सुंदर है। तो आपका ये यहाँ पर आपका कौन सा हो गया समास? ये आपका समास हो गया कर्मधारय समास। कमल नयन, तो नयन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो कमल लोटस जैसे सुंदर हैं। कनक लता, लता के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो सोने जैसी शोभायमान हो रही है, सोने जैसी चमकीली है। तो इन सारे उदाहरणों के अंदर उपमान उपमेय का संबंध है। आप समझ गए होंगे, उपमान होता है जिसके साथ हम तुलना करते हैं और उपमेय होता है जिसकी तुलना करते हैं या जिसके बारे में बताते हैं। इधर देखिए विशेषण विशेष्य का संबंध। नील कमल, कमल आप देखिए विशेष्य, विशेष्य बिल्कुल वही बात हो गई कि जिसके बारे में बताया जाता है या जिसकी विशेषता बताई जाती है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की। और विशेषता क्या बताई जा रही है? वो नीला है। तो नील क्या हो गया इसमें? विशेषण। कमल इसमें क्या हो गया? विशेष्य। विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है या जिसके बारे में बताया जाता है। विशेषण किसको कहते हैं? विशेष्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है, विशेष्य की जो विशेषता होती है उसको हम विशेषण कहते हैं। विशेष्य की विशेषता इसमें क्या है कि वह नीले रंग का कमल है। गायें, नील गायें, गाय इसमें क्या है? विशेष्य है। नील इसमें क्या है? विशेषण। तो गाय के बारे में क्या बताया जा रहा है? वो ना सफ़ेद गाय है ना काली गाय है, वो नील गाय है, नीली गाय है। पीतांबर, अंबर के बारे में क्या बताया जा रहा है? कपड़े के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो पीत है, पीला है। तो पीतांबर, पीत आपका इसमें विशेषण हो गया और अंबर इसमें आपका विशेष्य हो गया। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। 13वां प्रश्न देखिए, जिस समास के दोनों पद
प्रधान व समान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा, यह समास जोड़े के रूप में होता है। तो अगला समास देखिए, द्वंद्व समास की खास बात क्या होती है? द्वंद्व का पहले तो आप ये समझ लीजिए कि द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। तो आपका द्वंद्व समास आपको हमेशा जोड़े के रूप में दिखाई देगा, पेयर के रूप में दिखाई देगा। तो आप समझ जाइएगा कि हम द्वंद्व समास की बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, माता पिता पेयर है, ये जोड़ा है। माता पिता दोनों ही पद प्रधान हैं, दोनों ही पद समान हैं। तो जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों ही पद समान हो और जोड़े के रूप में हो, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। भीमा अर्जुन, भीम और अर्जुन। छात्र छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं। आज कल, आज और कल। दाल रोटी, दाल और रोटी। बीच में और लगा करके हम उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद को अलग कर देते हैं, लेकिन होते हैं दोनों पद समान। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस समास के दोनों पद प्रधान न होकर अथवा दोनों में से कोई भी प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता की ओर संकेत करे, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। देखिए, बहुव्रीहि समास की खास बात क्या होती है कि इस समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नीलकंठ शब्द है, नीलकंठ नाम तो कोई भी रख सकता है, लेकिन नीलकंठ हम कहते हैं शिव जी को। लंबोदर, मोटा पेट तो किसी का भी हो सकता है, लंबा जमा उदर, लेकिन ये गणेश जी के लिए इस्तेमाल होता है। दशानन नाम तो कोई रख सकता है, लेकिन 10 सिर तो केवल रावण के हुए हैं। पतझड़, ये पतझड़ जो है ऋतु विशेष के लिए होता है। सारा साल जो है पेड़ों के पत्ते नहीं झड़ते, केवल पतझड़ ऋतु में ही इसके पत्ते झड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुव्रीहि समास जो होता है, इस समास की खास बात क्या होती है कि इसके किसी भी पद में से, ये दो पद है ना, नील और कंठ, पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान है। तो तीसरा पद इसमें कौन सा प्रधान है? शिव जी। लंबोदर, लंबा जमा उदर, ना तो लंबा इसमें प्रधान है ना इसमें उदर प्रधान है। तीसरा पद इसमें कौन सा प्रधान है? गणेश जी, क्योंकि हम लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। दशानन में 10 प्लस आनन, ना तो 10 इसमें प्रधान है ना इसमें आनन मुख प्रधान है। तीसरा पद प्रधान है। तीसरा पद प्रधान कौन सा है इसमें? रावण। पतझड़, पत्ते, पत्ता, पत मैंने पत्ते और जड़ मैंने झड़ना, तो ना इसमें पत्ते इसमें आपका प्रमुख है और ना इसमें झड़ आपका प्रधान है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत कर रहे हैं। तीसरा पद इसमें कौन सा प्रधान है? ऋतु विशेष। तो पतझड़ हम ऋतु विशेष के लिए कहते हैं। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि बहुव्रीहि समास वो होता है जिस समास पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य ही तीसरा ही पद प्रधान होता है, वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। और इस समास के जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी समास पद हैं, वे किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको समास विषय बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मैं समझता हूँ इसने आसान तरीके से जो है वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसने आसान तरीके से आपको समास की परिभाषाएं और समास विषय नहीं समझाया जा सकता। मैं समझता हूं कि मैंने आपको ये बड़े आसान तरीके से समास विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझाने का सफल प्रयास किया है। यदि मैं अपने इस प्रयास में सफल रहा हूं तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सभी का भला हो सके, सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।